मैं भूल गई, क्लास 10th का इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक है, इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। क्या चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या था? विकास। विकास। किसका विकास? मानव का विकास, देश का विकास, नागरिक का विकास, ठीक है, राज्य का विकास, तभी तो जाके एक देश का विकास होगा, ठीक है। तो उसमें का लास्ट टॉपिक अभी बाकी था, किसमें का? मानव विकास, HDI का या HDR का लास्ट टॉपिक ये थोड़ा मोड़ा रह गया था, जो कि अभी कंप्लीट कर रहे हैं। HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। इसमें 2020 में पृथ्वी पर दबाव समायोजित, 2020 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो क्लास 10th का बुक है इकोनॉमिक्स का, उसमें 2020 तक का डेटा लिया है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। HDR या HDI जो भी मामला है, तो उसमें 2020 तक का लेटेस्ट मेंशन किया है, तो इसलिए 2020 को ले रहा है, ठीक है। में पृथ्वी पर दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक को पेश किया गया था, ठीक है। किया है इसलिए लिख रहे हैं कि किया गया था, लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर हो, क्यों? क्योंकि 2020 की बात है, ठीक है। किया गया हो गया। जो देश के प्रति व्यक्ति क्या? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन मतलब रिलीज करना, निकालना, ठीक है। अच्छा, ये पृथ्वी पर दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक को पेश किया गया था 2020 में। क्यों किया गया था? तो इसको पेश किया गया था पृथ्वी पर दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक। अभी तक तो तुमने पढ़ा था HDI मानव विकास सूचकांक, लेकिन इसके अंतर्गत दबाव क्या है? समायोजित मानव विकास सूचकांक। ये भी क्या है? HDR का ही एक भाग है, अन्य सूचकांक है, ठीक है। उसके अलावा भी जैसे उसमें और भी शामिल होते हैं, सेकेंड वाला टॉपिक में है कि उसमें और क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी पर क्या ये किया, पेश किया HDR 2020 यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक को भी पेश किया। अब इसमें क्या हुआ था? दबाव का क्या नाम है बाबू? दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक। इसमें इसको पेश क्यों किया गया था? इसके क्या पर्पस था पेश करने का? क्यों पेश किया गया था? पेश किया गया था हो गया था जो देश के प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, हर एक व्यक्ति जो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, उस पे तथा सामग्री के पद चिन्ह द्वारा मानव विकास सूचकांक को समायोजित करता यह किया था, ठीक है। हाँ करता है, चलेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। इसको पेश किया कौन? HDR 2020 यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 मानव दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक को भी पेश किया, जिसमें प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन तथा सामग्री के पदचिन्ह द्वारा मानव विकास सूचकांक को समायोजित किया गया था 2020 वाला जो HDR का रिपोर्ट है उसमें, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं कि इसमें HDR जो होता है, इसमें अन्य सूचकांक इसका और कौन कौन है? सिर्फ क्या हमारा मानव विकास रिपोर्ट ही शामिल है क्या? HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सिर्फ कौन कौन सा है? सिर्फ मानव विकास को ही जारी करता है कि इसके अंतर्गत और भी सूचकांक आते हैं? कौन कौन सूचकांक आता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट के अन्य सूचकांक कौन कौन है? एक तो HDI हो गया, हमने पढ़ लिया है ना, हो गया ना। इसके अलावा और भी है इसमें क्या क्या है? असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। असमानता यानी इनइक्वालिटी को दिखा रहा है, ठीक है, कि मानव के विकास में जो असमानता समायोजित है, जो उसमें समाहित है इनइक्वालिटी, उसको भी वो क्या करता है? दर्शाता है, ठीक है। दूसरा क्या है? लैंगिक विकास सूचकांक। लैंगिक यानी जेंडर, ठीक है। इसके भी ये क्या करता है? जारी करता है, ठीक है। मेल फीमेल में जो भी है उसके अंतर्गत जो भी उसके जेंडर इक्वालिटी पे बेस्ड होगा उसको भी ये जारी करता है। कौन? HDR, ठीक है। कौन कौन इंडेक्स को जारी करता है? एक तो HDI हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके बाद हो गया असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, 2 हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है बाबू? लैंगिक विकास सूचकांक, 3 हो गया। फोर्थ नंबर पे है लैंगिक असमानता सूचकांक, ठीक है। ये है लैंगिक विकास सूचकांक यानी जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये हो गया है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। यानी मेल फीमेल में पढ़ाई को लेके, जॉब को लेके, या लड़कियों की बहुत पहले ही बाल विवाह हो जाती थी, उसमें भेदभाव किया जाता था, ये सब को लेकर ये सब जो जारी करता है इसी के अंतर्गत ये सूचकांक आता है। किसके अंतर्गत? HDR का। ये हो गया, समझ रहे हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इनइक्वालिटी, क्या हो जाएगा हमारा? समायोजित मानव विकास। अब क्या है हमारा चौथा? बहुआयामी गरीबी सूचकांक।
अब गरीबी सूचकांक भी जो बहुत तरीके के हैं, बहुआयाम इसके हैं, किसके गरीबी के बहुत से लॉजिक है। क्या है गरीबी का? सिर्फ एक ही कारण है, गरीबी क्यों है, क्या पर्पस है। इस सूचकांक को भी कौन जारी करता है? हमारा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जरूरी नहीं कि सिर्फ HDI मिला, मानव विकास सूचकांक तो हो गया कि हम कंप्लीट हो गया, मानव विकास रिपोर्ट हमारी, ये भी सारे सूचकांक इसी का काम है जारी करना। हो गया, समझ आया? आगे है मानव विकास सूचकांक को हमने 2020 वाला उस दिन मतलब इससे पहले वाला वीडियो में मैंने देखा था, किसका? HDR का, जो हमारा क्या था 2020 वाला आंकड़ा। तो उसमें 19-20 में फर्स्ट पोजीशन पे यानी पहला रैंक किस कंट्री का था? तो हमने नॉर्वे को देखा था, ठीक है। वो 2020 के डेटा था, लेकिन हम 23-24 का देखेंगे। किसका? 23-24 का। अभी तो 25 का जारी नहीं किया गया, 24-25 वाला भी जारी नहीं किया गया है। तो 23-24 वाला लेटेस्ट है, यानी रिसेंटली हम इसको ही मानेंगे। तो रिसेंटली वाला भी जानना जरूरी है कि आने वाला एग्जाम जैसे 2026 में जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे इकोनॉमिक्स में, तो मे भी पूछ सकता है 2024-25 वाला डेटा पूछ सकता है, या 23-24 वाला। 24-25 का भी जारी नहीं किया गया है, लेकिन 23-24 वाला में पूछ दे कि भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है, या फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा रहा। तो क्या होगा? भारत की रैंकिंग कितनी है? 134वीं, यानी 134th रैंक। कितने देशों में? 193 देशों में। लेकिन 2020 वाला जो डेटा था वो 189 देशों के बीच में था, ठीक है। लेकिन अब इसमें कितने देश शामिल हो गया है? इवेंट 193। अब 193 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है? 134। किसमें? मानव विकास सूचकांक में, ठीक है। कौन सूचकांक? मानव विकास सूचकांक। सिर्फ हमने इसको देखा, इसमें हम अपने भारत का, बाकी इस सब में अपने भारत का रैंकिंग हमने नहीं देखा। कौन कौन सा है? असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इस सबको अभी देख में पढ़ना है, लेकिन ये क्लास 10 के लेवल तक इतना ही एनफ है, ठीक है। तो हमने अभी रिसेंटली वाला देख लिया कि भारत की रैंकिंग कितनी है, और नंबर 1 पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। अगर किसी का वैल्यू कितना होता है? 0.1 तक रहता है, ठीक है, या सॉरी 1.0 है, यानी सबसे उच्चतम यानी सबसे विकसित मानव विकास वाला में माना जाता है। तो हमारा लगभग 1 के करीब में है ये वाला वैल्यू, ठीक है। जो स्विट्जरलैंड है इसका रैंक पूछे तो 1 है, ठीक है। 23-24 का जो मानव विकास सूचकांक जारी किया गया है, इसमें नॉर्वे नहीं है। 2020 वाला में नॉर्वे पहला पोजीशन पे था, यानी पहले रैंकिंग पे थे। लेकिन 23-24 वाला जब पूछे तो इसमें पहला रैंक पे कौन आ जाएगा? स्विट्जरलैंड। 2 नंबर पे चला गया हमारा नॉर्वे, 2 नंबर पे चला गया। 3rd नंबर पे आइसलैंड, 4th नंबर पे हांगकांग, 5th नंबर पे चीन, 6th नंबर पे डेनमार्क। लेकिन भारत इतना में तो नहीं है, 1 to 6 में टॉप 10 में तो है नहीं। कहाँ पे है? यानी हमारा भारत का जो मान होगा वो मध्यम आएगा, या ऊंच वाला आएगा, या निम्न वाला आएगा, किस में आएगा? मध्यम में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये 193 के देशों में 134वें प्लेस पे है, तो इसलिए ये मध्यम मान वाला माना जाएगा, या मध्यम विकास वाला देश माना जाएगा भारत को। लेकिन ये क्या हो जाएगा? ऊंच वाले में माना जाएगा, ठीक है। और ये टॉप 6 हो गया, ठीक है। और ये भारत की रैंकिंग हो गई किसका? 2023-24 का आंकड़ा है, जिसमें ये तो रैंकिंग है ना कि नंबर 1 प्लेस पे है, लेकिन इसका मान कितना है? 0.967, ठीक है। जो उसका वैल्यू है, जैसे हम बोल रहे थे ना कि 1 साल पहले वो क्या करता है हमारा HDR अपना रिपोर्ट दे देता है UNDP को, और UNDP जस्ट नेक्स्ट साल उसको पब्लिश करता है। उसी साल क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने दे दिया, सपोज हम कॉपी चेक करके टीचर को हैंड ओवर कर दिए, लेकिन हमारा जिम्मेवारी नहीं है कि हम सारे बच्चों का रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं ना। तो वैसे ही पहले उसमें जो भी त्रुटि होगा, वो जो निकाले हैं वो सुटेबल है कि नहीं, उसमें कोई माइनर मिस्टेक नहीं है, उसको पूरा अच्छे से तहकीकात करता है। पूरा एनालिसिस करने के बाद नेक्स्ट ईयर उसको UNDP उसको पब्लिश करता है। किसको? ठीक है। ये फिर HDR अपना HDI वाला जो रिपोर्ट है दे देगी, लो भैया अब इसमें देख लो, हमने तो करके दे दिया, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कुछ कमी नहीं ना रह गई, कुछ छूटा नहीं ना मेरे से, इसके लिए उसको दे देता है। फिर वो अपना उसमें पूरा देख लेता है 1 साल के अंदर में, फिर नेक्स्ट ईयर उसको जारी करता है। कौन करता है? UNDP। तो हमने ये रिसेंटली वाला देखा, ठीक है, ये रिसेंटली वाला है। और इसके अंतर्गत कौन कौन और सूचकांक आते हैं? HDR मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत कौन कौन सूचकांक आते हैं? HDI तो हमने पढ़ा था, इसके अंतर्गत और भी 4 सूचकांक पढ़ने को मिलता है। और 2020 में पृथ्वी पर दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक को पेश किया गया था। इसलिए जो देश के प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, हर एक व्यक्ति कितना CO2 को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है, ठीक है।
इसको पेश किया गया था 2020 वाला SDR में, ठीक है, समझ आया? ये कंप्लीट हुआ SDR, ठीक है। हमने क्या देखा, HDR HDI जो भी था खत्म हो गया। UNDP के द्वारा पब्लिश किया जाता है SDR रिपोर्ट है, और ये इसके अंतर्गत बहुत सारे इंडेक्स यानी सूचकांक, इंडेक्स का हिंदी का होता है सूचकांक, जारी किए जाते हैं, जिसके नाम हमने अभी मेंशन किया। रिसेंटली 2023-24 का भी हमने मानव विकास रिपोर्ट देखा, उसके अंतर्गत जो सूचकांक था, किसकी रैंकिंग क्या थी, स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे थी, जबकि भारत की रैंकिंग 134वीं थी, वो देखा। अब हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स में जीवन प्रत्याशा और आयु संभाविता, ठीक है। आयु संभाविता को क्या कर सकते हैं, आयु संभाव्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, जीवन प्रत्याशा और आयु संभाविता में डिफरेंस क्या है, ये देखेंगे। जीवन प्रत्याशा सपोर्टेड हमारा भारत है, तो यहाँ के लोग लगभग कितने साल तक लेटेस्ट जी पाते हैं, यानी सभी लोगों के, एक आदमी की नहीं। जैसे बोलोगे कि मेरे दादाजी तो 110 साल जिए थे, कोई बोलता है कि मेरे दादी तो 102 साल मतलब 102 ईयर्स जी, कोई बोलेगा 100 ईयर्स, तो वो उसको हम जीवन प्रत्याशा नहीं कहेंगे। वो तो नहीं होता है कि रेयर केस में कोई है जो लंबे टाइम तक अपना लाइफ को जिया, लेकिन हर किसी का नहीं होता है, ठीक है। 69.7 लिया जा सकता है, यानी लगभग 70 वर्ष, कितना साल, ठीक है, समझ में आया। जीवन प्रत्याशा हम अपने भारत के देख, अलग अलग देशों की जीवन प्रत्याशा अलग अलग होती है। जापान का लोग थोड़ा लंबे टाइम तक जीवित रहते हैं, हमारे इंडिया में थोड़ा कम है। तो अलग अलग देशों की जीवन प्रत्याशा जो है, यानी लोगों की जीवित रहने की जो आयु है वो अलग अलग है, ठीक है। और वो नहीं कि सभी लोग का कोई 100 ईयर तक जीवित है, इसका मतलब कि हम अपने देश का या नागरिकों का जीवन प्रत्याशा हम 100 ईयर्स नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सभी लोग 100 ईयर्स तक नहीं जीवित रह पाते हैं। तो एक एवरेज लिया जाता है ना, जिसको औसत बोलते हैं, ठीक है। तो औसत यानी जो मिनिमम होता है ना, ज्यादा पहले अब मरने के लिए तो कोई बच्चा पैदा हो वो भी मर जाता है, जिसको हम शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। अगला जन्म दिवस भी अगला वाला मतलब अपने पहला जन्म दिवस भी नहीं मना पाता और वो मर जाता है, तो वो जीवन प्रत्याशा में नहीं आएगा। यानी मिनिमम लोगों की आयु जो इतने साल तक जीवित रह सकता है उसको हम जीवन प्रत्याशा में रखते हैं, ठीक है। तो या तो किसी का बेटा गया, बाइक चला रहा, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो इसको भी हम नहीं ले सकते, ठीक है। ये तो एक्सीडेंट है। एक जीवन प्रत्याशा यानी जीवित रहने की एवरेज आयु, ठीक है, जीवित प्रत्याशा। और जीवित आयु संभाविता, सपोजेड की जीवन प्रत्याशा 70 साल है, 69 पॉइंट क्या है 7 है या 9 है, ठीक है। लगभग 70 ईयर्स हमारे यहाँ की जीवन प्रत्याशा है, हमारे यहाँ के नागरिकों की। तो अगर सपोज कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, वो 50 साल अपना लाइफ जी लिया है और उसके जीवित रहने की संभावना कितने साल की है, जीवन प्रत्याशा में से उसकी आयु संभाविता को बढ़ा देंगे तो बचा हुआ उम्र उसका क्या है, आयु संभाविता, यानी 20 साल। 70 साल उसको जीना है, यानी माना गया कि लगभग बूढ़े मतलब कम से कम लोग को, जैसे कोई किसी घर में बहुत जल्दी एज में किसी के फादर होते हैं कि जो 45 ईयर या 50 ईयर में भी पता चलता है हार्ट अटैक आ गया, डेथ हो गया, लोग कहते हैं आकस्मिक मौत है, ठीक है। ऐसी मौत नहीं होनी चाहिए। समय पे कोई मरता है तो उतना दर्द दुख नहीं होता, उसके फैमिली परिजन उतने नहीं रोते हैं जितने समय से पहले उसके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो रोते हैं। तो सपोज डेट 50 ईयर्स का है, फिर भी उसके घर में बहुत ज्यादा क्या मनाया जाता है। और कोई बहुत बूढ़ा हो गया, एकदम बिछावन पे पड़ गया है, बीमार से ग्रसित है, बहुत ज्यादा उसको तकलीफें हो रही है, तो उस टाइम लोग कहते हैं हे भगवान उसको उठा ले, या उसकी मतलब मृत्यु हो जाती तो अच्छा होता, बेचारा बहुत कष्ट झेल रहा है, होता है ना। लेकिन अब अगर 50 ईयर्स का है, उसमें वो चल बसा किसी कारण बस किसी बीमारी से, तो होता है कि बहुत अफसोस होता है कि बहुत पहले वो आदमी चला गया। हाँ, अभी ज्यादा बूढ़ा भी नहीं हुआ था, उसका एज भी नहीं हुआ था, ऐसे पहले चला गया, तो वो उसका मतलब हमारे देश की अगर मान लेते हैं कि 70 ईयर्स क्या है जीवन प्रत्याशा है, तो कोई व्यक्ति 50 ईयर में मर गया तो उसके जीवन की संभावना यानी और कितने साल तक, 50 साल का हो गया, मरा नहीं, छोड़ देते हैं मरने के बाद, 50 साल का भी है और जीवन प्रत्याशा 70 साल की है, तो और वो कितने साल तक जीने की संभावना उसमें रह रही है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, आयु संभाविता या आयु संभाव्य। समझ में आया दोनों में अंतर क्या है, एक बार देख लेते हैं लिखा हुआ, ताकि इसको स्क्रीनशॉट लेने में काम आएगा, लिखने में काम आएगा। ये तो हमने समझाया, बट लिखने के लिए चाहिए ना टॉपिक कंटेंट होनी चाहिए ताकि राइटिंग के टाइम में काम आए, ठीक है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय की औसत अवधि, औसत बोले थे ना एवरेज अवधि, सबका नहीं। अब किसी का कोई पहला बर्थडे भी किसी का बच्चा नहीं मना, उसके घर में मातम छा गया, और किसी के यहाँ उसके 100 क्लास तक कोई जीवित रहा तो उसको नहीं लेंगे। एक एवरेज जो जितना साल तक माना जा सकता है कितने साल तक
इस देश की लोगों की जो आयु है यानी जीवित रहने की आयु है होनी चाहिए। उसी औसत अवधि को हम क्या बोलते हैं बाबू? जीवन प्रत्याशा। समझ में आया? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है इंग्लिश में। जीवन प्रत्याशा समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं यहाँ पे उदाहरण भी इसका, ठीक है। यदि किसी देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 75 वर्ष यानी 70 ईयर्स है, तो इसका मतलब है कि औसतन एक व्यक्ति लगभग 75 वर्ष तक जीवित रहेगा। मतलब ये जारी किया जाता है, आंकड़ा भी देखा जाता है, जैसे शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, ये सब होता है ना, मातृ मृत्यु दर, ये सब लेके तो इसका भी क्या होता है? जीवन प्रत्याशा भी निकाला जाता है। तो सपोज किसी देश का 75 वर्ष से 75, जापान का मान लो कि 75 है, तो 75 यानी वहाँ के लोग लगभग कितने साल तक जीवित रहने की संभावना मान लिया जाएगा, यानी इतने साल तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, समझ में आएगा? आया? क्लियर हो? दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये दोनों को एक बार समझ लेना, ठीक है। आगे देखो इसमें है कि अभी इतने साल तक जीवित रहने तो बेचारा पहले ही मर गया, या अभी इतने साल का अभी इतने साल तक जीवित रहेगा। लोग कहते हैं ना कि हाँ मेरे पापा इतने साल के हो गए, अभी बूढ़े थोड़े हुए हैं, यानी उनका या किसी के जाने का भी उम्र नहीं हुआ, दुनिया छोड़ने का भी है, उसके जीने की संभावना, वही हमारा हो जाएगा आयु संभाविता। किसी विशिष्ट आयु में एक व्यक्ति के जीवित रहने की औसत संभावना को क्या बोलते हैं बाबू? आयु संभाविता कहते हैं। क्या बोलेंगे? किसी विशिष्ट आयु में, विशिष्ट आयु यानी खास एज में, ठीक है। अभी वो बंदा किस, मतलब जो भी व्यक्ति है वो किस एज में है, ठीक है, में एक व्यक्ति के जीवित रहने की औसत संभावना, एक खास एज में चला गया लेकिन अभी जीवित रहने की संभावना है, वही हो जाएगा हमारा आयु संभाविता। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, ठीक है। यदि एग्जाम्पल दोनों को देके क्लियर किया ताकि डाउट थोड़ा भी ना रह जाए कि जीवन प्रत्याशा क्या होता है, जीवन प्रत्याशा और आयु संभाविता में अंतर छूट न जाए। यदि एक व्यक्ति 50 वर्ष का है, सपोज जो उसकी आयु संभाविता 50 वर्ष की है, तो कितना माना जाएगा उसकी आयु संभाविता? तो उसकी आयु संभाविता कितना लिख लिया जाएगा? 50, ठीक है। आयु से आगे जीने की संभावना कम होगी, कितना? क्योंकि वो पहले से 50 वर्ष जी चुका है। सपोज तो उसको 75 साल जीना है, लेकिन उसका एज अभी कितना है? 50 है, तो अभी जीने की संभावना कितनी मानी जाएगी? 50 वर्ष की आयु से आगे जीने की संभावना कम होगी। मतलब कहने का मतलब है कि 50 वर्ष बेचारा जी चुका है और लगभग 20 या 25 साल जिएगा, इतना सारा वो अपना गुजार चुका है, मतलब इतना जी चुका है अपना लाइफ, इतना ही साल उसके पास और है जीने के लिए, ठीक है। वही हो जाएगा आयु संभाविता, ठीक है। हो गया? क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लेना हुआ तो ले लेना, अगर अभी नहीं लिख पा रहे हो तो। यहाँ देखो NAR और GAR, ठीक है। हम इसके पहले क्या पढ़ा है? NAR मतलब बुक में क्या दिया है, क्लास 10 का जो इकोनॉमिक्स का बुक है उसमें इसका दूसरा वर्ड दिया है, सकल उपस्थिति अनुपात ना दे के निवल अनुपस्थिति अनुपात दिया है। क्या दिया था? निवल। इसको और किस नाम से जानते हैं? सकल को निवल, निवल अनुपस्थिति, सॉरी उपस्थिति, अटेंडेंस मतलब उपस्थिति, उपस्थिति अनुपात, ठीक है। और किस नाम से जानते हैं? निवल अनुपस्थिति अनुपात। पढ़ाया तो थे इसके पहले, ठीक है। NAR इसी को दूसरा नाम सकल उपस्थिति अनुपात या निवल सॉरी अनुपस्थिति नहीं, उपस्थिति होगा, ठीक है। NAR इसका फुल फॉर्म इकोनॉमिक्स में नेट अटेंडेंस रेशियो, RATIO, NET नेट अटेंडेंस, ATTENDANC अटेंडेंस रेशियो, यानी सकल उपस्थिति अनुपात या निवल अनुपस्थिति अनुपात। ये होता क्या है? NAR होता क्या है? 14 से 15 वर्ष की उम्र में, ठीक है, होते हैं ना जो क्या होते हैं, जैसे तुम्हारे क्लास में जो 9th 10th में होंगे, हाई स्कूल वाले बच्चे की उस एज में, यानी उस एज में जितने भी बच्चे बिलोंग्स करते हैं उसमें टोटल कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसी की संख्या को क्या बोलते हैं? निवल उपस्थिति अनुपात या सकल उपस्थिति अनुपात या NAR या नेट अटेंडेंस रेशियो। टोटल कितने बच्चे ने अटेंड किया स्कूल, ठीक है, उसका अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात कैसे निकालेंगे? टोटल पता होना चाहिए उस एज में, ठीक है। 10 से 14 वर्ष की एज में टोटल कितने बच्चे, कितना साल दिया है? 10 से 14 दिया है, देखे वो 10 से 14 वर्ष की उम्र में ही दिया है, ठीक है। इसी बुक में कितना दिया है?
ये तालिका है ना 1.4, ठीक है, 14 से 15 वर्ष दिया है। कितना दिया है? हाँ 1.4 जो है ना इसमें, इस तालिका 1.4 में, ठीक है, क्या दिया है? निवल अनुपस्थिति 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ जो प्रतिशत निकलता है उसी को क्या बोलते हैं? निवल उपस्थिति अनुपात, या शॉर्टकट में NAR बोले, ठीक है। यानी कितने 14 से 15 वर्ष की उम्र में कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं? सिर्फ बच्चे स्कूल अटेंड करने वाले का टोटल उस एज में जितने बच्चे हैं उसके संख्या से अगर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसका प्रतिशत निकलेगा? NAR का, ठीक है। क्या निकलेगा? NAR कैसे निकलेगा? जैसे टोटल अगर हम मान लेते हैं कि एक स्टेट का NAR निकलता है तो टोटल इस स्टेट में कितने 14 से 15 वर्ष की उम्र में कितने स्टूडेंट हैं, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। उस बच्चों का पूरा टोटल बच्चा काउंट करेंगे और उसमें कितना स्कूल जा रहे हैं उसकी संख्या निकालेंगे और टोटल स्कूल जाने वाले की संख्या ऊपर, ठीक है, जो जा रहे हैं, और उस एज में जितने बच्चे हैं उसको नीचे लिखेंगे और इंटू 100 निकालेंगे तो क्या निकलेगा? NAR, ठीक। उसी तरह हमारा है GAR, ठीक है। GAR मतलब ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो, ठीक है, हिंदी में शुद्ध उपस्थिति अनुपात। शुद्ध अनुपस्थिति अनुपात कब निकलता है? ये प्राथमिक विद्यालय में, ठीक है, एक किसी विशिष्ट आयु में प्राथमिक विद्यालय में स्कूल जाने वाले टोटल बच्चों की संख्या उस आयु के वर्ग के बच्चों के संख्या के साथ, ठीक है। टोटल प्राथमिक स्कूल में कितने बच्चे जा रहे हैं उस एज में, जो कि प्राथमिक स्कूल में जाने का जो एज होता है, टोटल बच्चों के संख्या के साथ जो जा रहे हैं उसके अटेंडेंस को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? GAR, ठीक है। हिंदी में शुद्ध उपस्थिति अनुपात, फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो। अभी तक हमने चैप्टर फर्स्ट में ही ये देखा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? 10 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या, सपोज डेट हमारा ये क्या है? यूपी ले लेते हैं, ठीक है। और तो यूपी में या किसी डिस्ट्रिक्ट का लिया जाए 10,000 सपोज डेट बच्चे हैं, ठीक है। टोटल कितने बच्चे हैं? 10,000। उसमें से स्कूल कितने जा रहे हैं? प्राथमिक स्कूल अटेंड करने वाले बच्चों का जो एज होगा उसी एज की बात कर रहे हैं। ये होगा कि 14 से 15 वर्ष वाले, और उससे नीचे वाले को इसमें आते हैं, ठीक है। यानी प्राथमिक को उससे नीचे ही होंगे ना, तो उसमें से सपोज 8,000 बच्चे जा रहे हैं, 10,000 टोटल बच्चे कितने हैं? 10,000। और अटेंड कितने कर रहे हैं स्कूल? गायब कितने हुए? 2,000। तो इसका अगर GAR निकालना है, GAR का परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे? टोटल कितने बच्चे हैं? 8,000 क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं। टोटल कितने हैं? और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो क्या निकलेगा? GAR का परसेंटेज निकलेगा। समझ में आया? GAR और NAR में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? NAR मतलब नेट अटेंडेंस रेशियो, GAR ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? 14 से 15। सपोज डेट मान लो कि हाई स्कूल, ठीक है, नहीं हाई स्कूल नहीं, मिडिल स्कूल मान सकते हैं। 14-15 के बच्चे तो होंगे ना, 9-10। मिडिल कहाँ तक होता है? 8 तक। 9-10 हाई होता है। हाँ 14-15 हाई स्कूल ले लेंगे, ठीक है। हाई स्कूल में ही आएंगे। जैसे तुम 10 क्लास में हो तो 10 का बुक है तो 10 14-15 के ही एज में बच्चे होंगे ना, ठीक है। GAR यानी प्राथमिक स्कूल के बच्चे, एक जाने उसमें टोटल बच्चों की संख्या पे जाने वाले स्कूल जाने यानी अटेंड करने वालों की संख्या, अटेंडेंस आते ही अटेंड करने वाले की संख्या रखना। अटेंडेंस से अटेंड करने वाले, अब्सेंट करने वाले की नहीं, तो उसी की संख्या ये GAR है। प्राथमिक विद्यालय में जाने वाले बच्चों की संख्या, ये हाई स्कूल यानी 14 से 15 वर्ष के बच्चे, दोनों में यही डिफरेंस है। और GAR और NAR निकालने का मैंने फॉर्मूला भी बताया कि उसका परसेंटेज कैसे निकलेगा। क्लियर हो? अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 का, ठीक है। हम बोलते जाएंगे बस क्वेश्चन का आंसर। टॉपिक एक रह गया बाबू, क्या रह गया है? इसमें एक टॉपिक रह गया। हमने क्या देखा है अभी तक? बुक से जो टॉपिक देखा है वो हमने देखा है ह्यूमन डेवलपमेंट, ये मानव विकास रिपोर्ट वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, इसमें है विकास की धारणीयता, धारणा क्या है, ठीक है। हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफी विकसित है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई देश है, कोई खास देश है जो काफी डेवलप्ड है, ठीक है। हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे, ठीक है। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध मतलब बाद में, ठीक है। पूर्वार्ध यानी पहले, उत्तरार्ध यानी बाद, यानी 21वीं सदी। अभी कौन सी सदी चल रही है बाबू? 20वीं है 21वीं? 21वीं सदी चल रही है, ठीक है। तो कब की कह रहा है?
लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। ठीक है, मतलब हमने जो धारणा बनाया है विकास के लिए यही उपयुक्त नहीं होगा आने वाले सदी के लिए भी। ठीक है, ऐसा किसने बताया है? वैज्ञानिकों ने। ठीक है, ये चेतावनी दी है। ठीक है, हमने विश्व को एक थोड़ा बॉक्स में दिया, हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। लिखा है बॉक्स में, यहाँ लिखा है। ठीक है, हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त, पूर्वज यानी पहले के लोग थे, उत्तराधिकारी के रूप में हम उनसे प्राप्त नहीं किए कि हम उनके उत्तराधिकारी हुए, तो विश्व हमको मिल गया। आने वाला जनरेशन जो हमारा बच्चे हैं, हमारे क्या है, फ्यूचर है, तो हम लोग उनसे हमने उधार में लिया है अपने विश्व को। ठीक है, उदाहरण बॉक्स में दिया, उदाहरण एक, भारत में भूमिगत जल। ठीक है, ये बॉक्स में थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, इसमें क्या दिया है? हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। ठीक है, होगा ही, अभी भी हम लोग को यहाँ पे दिल्ली में काफी पानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे खाना बनाने के लिए, हर एक काम के लिए पानी खरीद के पीना, बस बर्तन धोने, नहाने, कपड़े धोने के लिए, वॉशरूम के लिए हम सिर्फ वो पानी यूज करते हैं, बाकी खाने के लिए, खाना पीने के लिए सब खरीदना पड़ता है। गाँव में ये देखने को नहीं मिलता है, इतना पानी का संकट देखने को नहीं, यानी जल संकट गांव में, ग्रामीण इलाकों में इतना नहीं, क्योंकि वहाँ चापाकल है अवेलेबल, उसके पानी यूज कर सकते, लेकिन यहाँ का जो पानी आता है वो हम लोग यूज नहीं कर सकते। कह रहे हाल के प्रमाणों से, यानी कुछ ऐसा रिसेंटली कुछ प्रूफ मिला जिससे ये पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर जो नीचे है, वही तो चापाकल जब हम लगवाते हैं तो वही पानी तो ऊपर आती है, ग्राउंड वाटर ही तो आती है। जल के नीचे से पानी कहाँ से आ जाती है? चापाकल में, वही तो है ग्राउंड वाटर, जो बारिश के दौरान रिस का नीचे जमीन के अंदर चली जाती है, और उसी पानी को हम लोग ग्राउंड वाटर बोलते हैं। जब चापाकल या कोई खुदाई करते हैं, कुआं खुदवाते हैं, तो पानी ऊपर आती है, तो वही जो ग्राउंड वाटर पहले से अवेलेबल है, वहाँ पे सेविंग है, वही पानी आती है ऊपर। आने वाला क्या लिखा है? भूमिगत जल के अति उपयोग होने का क्या बोल रहा है? गंभीर संकट है। 300 जिलों में सूचना मिली है कि वहाँ पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग, 1/3 पार्ट, ठीक है, भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो, जैसे मतलब पानी का अति उपयोग यानी बहुत बेकार उपयोग हम लोग कर रहे हैं, कोई नल खोल के छोड़ देता है, ऐसे ही क्या जा रहा है। हमारे घटाने से, सिर्फ हमारे सेविंग करने से पूरा दुनिया का, चाहे पूरे राज्य का, एक देश का पानी सेविंग थोड़ी हो जाएगा। तो कुछ लोग सोचता है कि बस यूज करते जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा चलता रहा तो क्या कह रहे हैं? यदि साधन के प्रयोग का वर्तमान तरीका जारी रहा, जो वर्तमान में जो तरीका है, हाँ, तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। ठीक है, भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप में पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। ठीक है, पानी का यानी भूमिगत जल का अति उपयोग कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है? विशेष रूप से कृषि के वजह से। ठीक है, तो कह रहे हैं कहाँ कहाँ? विशेष रूप से पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, समझ में, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। किसका? भूमिगत जल का अति उपयोग। समझ में आया कहाँ कहाँ? आगे इसे क्वेश्चन दिया है, इसी में उदाहरण एक जो है पेज नंबर 14 में, कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जल का अति उपयोग हो रहा है? देख नहीं रहे ना कि जल का लोग कैसे उपयोग कर रहे हैं, ज्यादातर अति उपयोग हो रहा है। ठीक है, क्या बिना अति उपयोग के विकास हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्या जरूरत है ज्यादा उपयोग करने का। ठीक है, आगे है भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। भूमिगत जल नवीकरणीय जल का उदाहरण है, का मतलब इससे क्या आशय हुआ कि जो ग्राउंड वाटर है नवीकरणीय, रिन्यूअल, ठीक है, एक होता है नॉन रिन्यूअल, जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, तो अनवीकरणीय है इंग्लिश में नॉन रिन्यूअल, और नवीकरणीय का इंग्लिश होता है रिन्यूअल, जिसको री मतलब दोबारा, जैसे रीट्राई करते हैं ना कि दोबारा प्रयास करें, वैसे रिन्यूअल यानी फिर से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं और या तो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चीजें फिर से पुनः प्राप्त हो जाती है वो नवीकरणीय है, और जो पुनः प्राप्त नहीं हो सकती है, जिसका एक भंडारण है और उसमें से हम धीरे धीरे खपत कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एक दिन वो समाप्त होने की संभावना है। जैसे कोयला है तो क्या है, वो क्या है? अनवीकरणीय है, क्योंकि एक न एक दिन वो समाप्त हो जाएगी, उसका भंडार है, हम यूज कर रहे हैं, तो उसका समाप्त होने का चांस संभावना है। ठीक है,
लेकिन हवा हो गया, हमारा जो विंड है, ठीक है, पवन हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सारे क्या है? और भूमिगत जल, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, ये सारे नवीकरणीय स्रोत हैं। ठीक है, कौन सा है? क्यों है नवीकरणीय? क्योंकि इसको हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा। यानी कहने का मतलब भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। साधन यहाँ ऊर्जा नहीं, गलत, साधन नवीकरणीय साधन, एक ऐसा साधन जिसे हम फिर से क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, उससे हम नवीकरणीय साधन कहते हैं। भूमिगत जल हमारा इसका ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ग्राउंड वाटर नीचे से आ नहीं सकता है, एक बार खुदाएगा, दूसरा आदमी बगल में चापाकल खुदवा के चापाकल लगवाएगा तो उसको पानी नहीं मिलेगा। 10 साल के बाद करेगा तो नहीं मिलेगा, कुआं खुदवाएगा तभी मिलेगा। ज्यादातर नीचे ड्रिलिंग होती है या खुदाई होती है तो पानी मिलती है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? कौन सा साधन है? नवीकरणीय साधन। ठीक है, आगे है फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है। जो नेचर द्वारा प्राप्त दोबारा उसको पुनः प्राप्त किया जाए वो प्रकृति के द्वारा हुआ, तो नवीकरणीय ना हुआ। तो कौन इसको पूरा करता है? फसल और पौधों की तरह। जिस तरह फसल और पौधे से पृथ्वी पे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह भूमिगत जल भी प्रकृति द्वारा पूरी की जाती है पुनः। ठीक है, आगे क्या है? लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। अति उपयोग का मतलब क्या होगा? सपोज लगातार बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से बरसात हो रही है, हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, फिर बरसात हो रही है, उसको क्या कर रहे हैं? बरसात होगा, फिर पानी नीचे जाएगा, जो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में होगा तो उसकी पुनः पूर्ति कर देगी। नीचे खत्म होने का चांस नहीं हुआ क्योंकि बरसात में उसको फुलफिल कर दिया। जो कमी हुआ, जो हमने अति उपयोग किया, उसको बरसात के द्वारा पुनः पूर्ति किया जा रहा है। तो अगर हम इसका क्या करेंगे? इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे अगर बरसात इसको पूर्ति पुनः कर देती है तो। ठीक है, अब आते हैं गैर नवीकरणीय साधन। वो है जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, उसी को गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय बोलते हैं। गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय या इंग्लिश में नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, सोर्स मतलब साधन। ठीक है, तो वो है जो प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। हमने उसका यूज किया, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब उसको प्रकृति हमको दोबारा, यानी जो हमारे नेचर के थ्रू दोबारा हमको प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है। ठीक है, जो अनवीकरणीय संसाधन होंगे उसका क्या होगा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल फिर से रिन्यू कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या होता है कि वो एक बार हम लोग समाप्त करते करते एक दिन आएगा, वो फाइनली समाप्त हो जाएगा, फिर पुनः उसको प्रकृति हमको प्रदान नहीं कर सकती है। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय, इंग्लिश में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं होती। सपोज कहीं खुदाई होती है, कुछ होता है तो कहीं से कुछ प्राप्त होता है जिसके बारे में पहले से पता नहीं होता है। ठीक है, नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं। अब वो क्या हुआ? न्यू सोर्स मिला, अब उसका भंडारण हम लोग करेंगे, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएगा क्योंकि वो मिला है तो जरूरी है कि भंडार उसका हमने इकट्ठा कर लिए तो वो भी तो खत्म हो जाएगा क्योंकि क्या मिला है? न्यू साधन मिला है और उससे हमने उसको इकट्ठा किया, फिर वो भी एक दिन क्या हो जाएगा? यह भी समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम जमीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, जो कच्चा तेल क्रूड ऑयल, क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल। ठीक है, कच्चा जो तेल हम लोग निकालते हैं वो भी क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, वो भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। जैसे कि हमने क्या बोला? पेट्रोलियम प्राप्त करते हैं, ये किस में आएगा? ये कौन सा तेल बोलेंगे उसको? कच्चा तेल, इंग्लिश में क्रूड ऑयल। ठीक है, लेकिन हमें तेल का एक ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी ना हो। ठीक है, इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है कि भाई कहाँ, जैसे सऊदी अरबिया में है कि हाँ वहाँ से नीचे पाया गया, तो वो चीज थोड़ा देश के लिए फाइनेंशियल उसका कंडीशन ठीक कर देता है। अगर ये चीजें उस जगह पे अवेलेबल होती है, खोज होती है, फिर उसका वो भंडार करता है, फिर इम्पोर्ट होता है उसका। ठीक है, दूसरे देशों को भी प्रोवाइड कराता है, तो उससे क्या होएगा कि वो भंडार, लेकिन उसका भी एक दिन खत्म हो जाना तय है क्योंकि वो क्या है? गैर नवीकरणीय संसाधन यानी अनवीकरणीय संसाधन है। इस वजह से प्राप्त हुआ है, जानकारी हुई, हमने वहाँ से प्राप्त किया, भंडारण किया और वो भी एक दिन समाप्त हो जाएंगे, जिस वजह से उसको भूमिगत जल कौन सा संसाधन है? अभी बोला मैंने, ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल है, नवीकरणीय है, गैर नहीं। ठीक है,
लेकिन जो हमारा पेट्रोलियम है, कच्चा तेल है, वो कौन सा है? गैर नवीकरणीय। हमने उसको प्राप्त किया है खुदाई करके, जमीन से हमको कहीं से मिला है, जानकारी मिली है, फिर मैंने वहां से हम लोगों ने प्राप्त किया है, और एक न एक दिन उसकी समाप्ति हो जाएगी, जिस वजह से वो गैर नवीकरणीय में आएगा। भूमिगत जल किस में आएगा? नवीकरणीय या अनवीकरणीय? और नवीकरणीय को और किस नाम से जानते हैं? गैर नवीकरणीय। इंग्लिश में नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, हो गया। अब उदाहरण 2 देखते हैं, पेज नंबर 15 लास्ट है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कैसे हो रहा है? जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका हम लोग मिसयूज कैसे कर रहे हैं, दोहन कैसे कर रहे हैं? मान लो कि वो तो हमको हमारे लिए प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, लेकिन हम उसका दोहन भी कर रहे हैं। मानव उसका क्या कर रहा है? दोहन भी कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए कच्चे तेल के लिए मैक्रो को देखिए, मध्य पूर्व, ठीक है, भंडार कितना है? 803,000 मिलियन बैटल। ठीक है, 2016 में मिला है मध्य पूर्व में। ठीक है, कितना मिला है कच्चे तेल? 803,000 मिलियन बैटल। ठीक है, भंडारों के चलने की अवधि कितने साल तक ये रहे? मान लो कि 803 मिलियन 803 यानी 803,000 मिलियन बैटल क्या मिला? मध्य पूर्व में कच्चा तेल मिला, और वो लगभग कितना साल तक रहेगा? मान लो कि है तो उसका भी एक्सपायरी डेट होगा ना, कि वो नॉन रिन्यूएबल तो सॉरी रिन्यूएबल तो है नहीं कि पुनः प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हाँ जब उतना मिला है, उतने 1000 टन में है, तो क्या होगा? सॉरी मिलियन बैटल में है ना। ठीक है, तो कुछ साल चलेगा, यानी 69.9 ईयर्स, यानी लगभग 70 साल तक उसके रहने की अवधि होगी। ठीक है, अब संयुक्त राज्य अमेरिका में सपोर्ट डेट कच्चे तेल मिले हैं कितना? 48,000 मिलियन बैटल। तो कितने साल तक रहेगा? कम है तो जल्दी खत्म होगा ना, ज्यादा होगा तो थोड़ा ज्यादा। सपोर्ट डेट तुम्हारे घर में 10 केजी चावल है, ठीक है, तो इतने लोग हैं खाने वाले, तो वो लगभग 2 दिन या 3 दिन में खत्म हो जाएंगे। अगर फैमिली मेंबर ज्यादा रहा, यूज ज्यादा है, ठीक है, तो वो चावल 10 केजी ज्यादा चलेगा या कम दिन चलेगा? तुम अकेले हो, 10 केजी चावल खरीदे हो तो थोड़ा लंबा टाइम तक चलेगा, लेकिन खत्म तो होगा ना एक न एक दिन। तो इसको क्या कहेंगे? गैर नवीकरणीय। खत्म होगा ना, तो खत्म होने वाला गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय। ठीक है, ठीक है, याद रखना दिमाग में। तो वही कह रहा है कि मध्य पूर्व क्षेत्र में मिला है 803,000 मिलियन बैटल, तो लगभग इतना ज्यादा मात्रा में है, तो लंबा टाइम तक चलेगा। लेकिन अगर संयुक्त राज्य अमेरिका में सिर्फ 48,000 मिलियन बैटल मिला है, तो लगभग 10.6 यानी 10.5 साल तक चलेगा। कितने साल तक चलने के? उसका अधिक कम होगा ना, कम अमाउंट कम है उसका, तो वो कम टाइम तक रहेगा, और ज्यादा मात्रा में उसको भंडारित करके रखा गया तो वो थोड़ा लंबा टाइम तक चलेगा। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज्यादा उसको किसी और देश को भी इम्पोर्ट करने लगा, अगर वो देने लगा, तो उसमें खत्म होने की चांस होगी, लेकिन एक न एक दिन फाइनली समाप्त होएगी। विश्व में क्या है? टोटल विश्व में 1691.5 हजार मिलियन बैटल है, तो लगभग 50.6 यानी 50.5 ईयर्स तक चलने की संभावना होगी। उतना ही साल तक, ये नहीं कि लाइफ टाइम तक जब मन करे तब नहीं, उसका एक फिक्स डेट मतलब ईयर दिया है ना, कितने साल तक चलेगी। और यह तालिका कच्चे तेल के भंडारों के अनुमान कॉलम 1 को दर्शाती है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह बताती है कि यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे तो ये भंडार कितने वर्ष चलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा ना। और यह संपूर्ण विश्व के लिए है, किंतु अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियां यह भंडार केवल 50 वर्षों में समाप्त हो जाएगी। पूरा विश्व का कितना है बाबू कच्चा तेल? 1691.5। ठीक है, इतना 1000 मिलियन बैटल अगर कच्चा तेल है पूरा वर्ल्ड में, तो कितने साल तक चलने की संभावना है? 50.6 ईयर्स तक चलने की संभावना है। ठीक है, आगे क्या है? भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर है। ठीक है, भारत इसका आयात करता है, मतलब खरीदता है। आयात मतलब मंगाना, इनकम यानी इम्पोर्ट करना। एक्सपोर्ट मतलब जो इसके पास है तो लोग भाई लोग तुमको दे रहे हैं। ठीक है, तो भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर है जिसके पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है। आयात और निर्यात में क्या डिफरेंस है बाबू? अगर हमारे भारत में सपोर्ट जर्दालू आम है, ठीक है, और लीची है, मिथिला का हमारा क्या है, क्या है मिथिला में फेमस मखाना है वहाँ का। तो ये सारी चीजें अगर हमारे यहाँ ज्यादा अमाउंट में है तो हम दूसरे देश को इम्पोर्ट करेंगे, यानी आयात करेंगे। आयात करेंगे या निर्यात करेंगे? कैसे? हम तो भेज रहे हैं ना, तो एक्सपोर्ट करना होगा ना। ठीक है, अभी हम कंफ्यूजन के लिए जानबूझ के बोले आयात करना, निर्यात होता है। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, मंगाना यानी आयात करना, और भेजना यानी निर्यात करना, यानी एक्सपोर्ट और
अवेलेबल है तो दूसरे कंट्री में, जर्मनी या कहीं और जगह, वो आम 2020 या 21 के टाइम में यहाँ से भेजा गया था दूसरे देशों में, यानी फॉरेन कंट्री में भी, ठीक है। तो भेजा जाता है तो वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो हमारे यहाँ कह रहा है कि भारत जैसे देश में इसकी तेल की, कच्चे तेल की क्या है, भंडार नहीं है, इसलिए इसको आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। समझ में आया? संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो कम है, लेकिन वे इसे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं, ठीक है। सैन्य और आर्थिक शक्ति यानी उसके पास पैसा ज्यादा है और उसके पास क्या है, मिलिट्री है, ठीक है, उसके पास सेना है और क्या है, पैसे भी है, तो उस दम पे दूसरे से खरीद सकता है। जैसे सपोज डेट अभी वाला एग्जांपल लेते हैं, इस बुक में तो नहीं दिया है। अभी क्या हुआ है, हमारा जो पाकिस्तान का एक एरिया है बलूचिस्तान, ठीक है, और बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, तो ठीक है। अभी पाकिस्तान का एक पार्ट हिस्सा बलूचिस्तान से खुद में हुआ, अभी उसका टक्कर है, ठीक है। तो और बलूचिस्तान के पास काफी मात्रा में क्या है, ये सारे खनिज अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ से वो क्या कर सकता है, खुदाई करके प्राप्त कर सकता है। तो इसके पास वो संसाधन अवेलेबल है, किसके पास, बलूचिस्तान के पास। अब वो क्या किया है, हमारा पाकिस्तान से यूएसए का यानी अमेरिका का तो बनता नहीं है, तो अमेरिका से इसने क्या किया कि आओ भाई आओ, हम आपको क्या करते हैं, बलूचिस्तान में एंट्री करने देते हैं। आप जैसे बलूचिस्तान का और पाकिस्तान से अभी थोड़ा क्या चल रहा है, दुश्मनी चल रहा है, यानी जब दो की लड़ाई चल रही है और पता है कि हम उससे जीत नहीं पाएंगे, वो मेरे से क्या है, स्ट्रांग है, क्योंकि इसका ट्रेन हाईजैक कर लिया, प्लेन नहीं, ट्रेन हाईजैक। ट्रेन इतना छोटा मोटा चीज थोड़ी कि उसको हाईजैक किया जा सकता है। तो सोचो बलूचिस्तान कितना इसमें क्या है, पावरफुल है। तो उसके आदमी या सैनिक सब मिल के क्या किए, पाकिस्तान के ट्रेन को हाईजैक कर लिए, जिस वजह से बलूचिस्तान से ये निपट नहीं पा रहा है पाकिस्तान। इस वजह से पाकिस्तान से हमारा यूएसए का कोई दोस्ती नहीं है, या वो मित्र देश नहीं है। फिर भी डोनाल्ड ट्रम्प का भी जो सरकार है, और इसमें डोनाल्ड जो सरकार है अभी वहाँ के अमेरिका में, तो इनको बस कहीं से बेनिफिट चाहिए तो कहीं भी अपना बेनिफिट के लिए हाथ बढ़ा देते हैं। जिस वजह से इन्होंने क्या किया, इसने ऑफर किया पाकिस्तान ने कि भाई आओ मेरे यहाँ, जो हमारा बलूचिस्तान हमारा एक हिस्सा है, यहाँ पे ये चीजें आपके पास, आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, आप यहाँ पे अपना मुझे सैनिक दे दो और आप यहाँ से क्या ले सकते हो, मतलब हमको अपना सैनिक दे दो या औजार प्रोवाइड करा दो अपना, ठीक है, और आप वहाँ से ले सकते हो। बदले में क्या, इसको सैन्य सहायता चाहिए, किसको, पाकिस्तान को, ताकि बलूचिस्तान से निपटे। तो बदले में तो कुछ ले रहा है ना कि भाई आओ, आप वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे मात्रा में अवेलेबल है, आप अपना आदमी भेजो, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट है, उसका हेल्प यूज करके आप वहाँ से निकाल सकते हो। और बदले में हमको क्या चाहिए, सैन्य सहायता यानी सपोर्ट चाहिए, ताकि हम बलूचिस्तान से निपट पाए, ठीक है। अभी फिर पाकिस्तान में मामला पता है ना कि हमारे यहाँ क्या किया है, 2020 में ना हुआ था 14 फरवरी, जिसको हम ब्लैक डे मनाते हैं, वैलेंटाइन डे तो वाले की बात है, लेकिन ब्लैक डे जिसको पुलवामा अटैक की वजह से मनाते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पहलगाम में क्या हुआ है, जो टूरिस्ट थे, जो अमरनाथ है ना मंदिर, अमरनाथ सुने हो, शंकर जी का, तो वो पहलगाम होके जाते हैं। कहाँ से होके जाते हैं, पहलगाम जम्मू कश्मीर में, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड एक अलग कंट्री है, ठीक है, लेकिन जो कि सबसे क्या है, रैंक 1 पे है। अभी 23-24 वाला में मानव विकास सूचकांक में रैंक 1 में स्विट्जरलैंड है, लेकिन जो हमारा जम्मू कश्मीर में पहलगाम है, उसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे जो पर्यटक है, टूरिस्ट है, वहाँ से होके कहाँ जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं। और ये प्री प्लानिंग करके, यानी उसमें कुछ अंदर का आदमी होगा, बिना अंदर का आदमी मिले हुए, बिना विभीषण के मिले हुए लंका का नाश थोड़ी होने वाला था। विभीषण अगर साथ नहीं देते तो लंका का नाश नहीं होता। सेम थिंग्स यहाँ पे भी है कि हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ जो लोग हैं, जो आतंकवादियों को शरण दिए और बताएं कि हमें कहाँ से कौन लोग कब किस डेट को जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया, प्री प्लानिंग बना के फिर क्या किया, धर्म को टारगेट किया कि हाँ आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, फिर जो जो हिंदू थे उस पे ही क्या किए, उसको मार दिया, ठीक है। तो वही क्या था हमारा मामला कि हमारा यूएसए क्या है, यूएसए तो मतलब आतंकवाद हमारे यहाँ नहीं भेज रहा है, लेकिन पाकिस्तान कुछ ज्यादा फुदकता और आतंकवाद ज्यादा भेजने का है। और बार बार जम्मू कश्मीर पुलवामा अटैक ये वो 1960 से लेके 1960 में जो हमारा एक संधि हुआ था, किसके लिए, ताकि जो वाटर है किसका, इंडस रिवर का, यानी सिंधु नदी का पानी है, वो कंट्री भी उसको भी दिया जाए, ठीक है। इस पे क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था। लेकिन ये पहलगाम अटैक होते ही, टेररिस्ट जो अटैक हुआ,
तो इसमें हमारे नरेंद्र मोदी जो है केंद्र सरकार, इन्होंने एक्शन लिया कि उस पानी को रोक दिया जाए, पाकिस्तान को क्या किया जाए, उस पानी से वंचित किया जाए, रोक दिया जाए। इन्होंने इसके लिए बस एक्शन लिया है, ठीक है। अभी मुद्दे चल रहा है क्योंकि रिसेंटली ये घटना घटित हुई है। तो ये मतलब पाकिस्तान का काम है बार बार हमारे यहाँ आतंकवादी हमले करवाना। बाकी हमारे पड़ोसी देश बहुत है, मुस्लिम कंट्री भी, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, उन लोग आतंकवादी हमले नहीं करवाते हैं, पाकिस्तान कुछ ज्यादा करता है। हिंदुस्तान के सामने तो चींटी के बराबर उस प्रकार है, फिर भी क्या करता है बार बार ये, फिर बदले में क्या होता है, सर्जिकल स्ट्राइक होता है। इसके बाद इस बार उससे बड़ा स्ट्राइक होने वाला है। तो यूएसए के पास क्या है, पैसा है, पावर है, दोनों है। तो इस दम पे क्या चाहता है, इसके पास भी बहुत बड़ा भंडार नहीं है कच्चा तेल का, ठीक है, लेकिन इस दम पे ये चाहता है हासिल करना। समझ में आया? इसलिए मुझे वो सारे टॉपिक बताना पड़ा कि पैसे और पावरफुल नहीं है पाकिस्तान, भारत के सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी वो बीच बीच में क्या करता है, क्या टारगेट करता है और यहाँ के लोगों को या टूरिस्ट को बेवजह निर्मम हत्याएं करवाता है निर्दोष, ठीक है। इसमें हमने विकास की धन्यता में देखा क्या क्या है। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश है जिनके पास भंडार तो कम है, ज्यादा नहीं है उसके पास, स्टोरेज उसके पास ज्यादा नहीं है कच्चा तेल का, लेकिन उसके पास पैसा और पावर है, जिसके दम पे वो क्या करता है, पाना चाहता है किसको, ये कच्चा तेल हो। विकास की धन्यता का प्रश्न, तो विकास की धन्यता का मतलब क्या, इसकी प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कई अन्य मूल नए विषय खड़े कर देता है। क्या किसी देश की विकास प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है, चर्चा कीजिए। हाँ, विकास के लिए कच्चा तेल अगर है तो अच्छी बात है, उस देश का आर्थिक विकास अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि वो अगर उसके पास एक्स्ट्रा मात्रा मतलब ज्यादा अमाउंट में है तो दूसरे देश को क्या करेगा, एक्सपोर्ट भी करेगा, मतलब निर्यात करेगा, उससे उसका इनकम आएगा, ठीक है। भारत को कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है, यस करना पड़ता है, क्योंकि इसके पास स्टोरेज ज्यादा नहीं है ही नहीं। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए आप भारत के लिए आने वाले समय में किन समस्याओं का पूर्वानुमान, ये जो हमने अभी स्थिति देखा इसमें ये देखा कि भारत के पास क्या है, ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल का भंडार नहीं है, कच्चा तेल का भंडार है ही नहीं, जिस वजह से इसको किस पे, दूसरे देशों पे जैसे सऊदी अरबिया है तो डिपेंडेंट होना पड़ता है हमारे भारत को, किसके लिए, कच्चा तेल का आयात करने के लिए। समझ में आया? और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के पास थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, लेकिन अब वो हासिल करना चाहता है पैसा और पावर के दम पर। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। समझ में आया? पर्यावरण में जो गिरावट का जो देखने को मिलती है तो राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते, राष्ट्र हो या राज्य का सीमा हो इसका ख्याल ये नहीं करते। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है, पर्यावरण में जो गिरावट उससे की है क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है। हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है, विकास की धन्यता, यही टॉपिक था। क्या पढ़ा था हमने, टॉपिक लास्ट किया था यही था, विकास की धन्यता क्या था, पेज नंबर 14 में दिया ना, विकास का धन्यता, उसके जस्ट नीचे है उदाहरण 1, फिर हमने उदाहरण 2 देखा ना। उदाहरण 1 में हमने क्या देखा, भूमिगत जल का क्या अति उपयोग, ठीक है, और उसमें हमने नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन 2 चीजें देखे, दोनों का डेफिनेशन मैंने बताया। दूसरा था प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कैसे हो रहा है तो ये टॉपिक किसके अंतर्गत था, विकास की धन्यता, ठीक है। आगे है, और हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है किस पे, पर्यावरण में गिरावट आएगा तो ये सभी हमारे देश को भी अफेक्ट करेगा। सिर्फ ये राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते, कौन, जो पर्यावरण में गिरावट के परिणाम जो देखने को मिलते हैं। हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धन्यता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें विकास की धन्यता का मतलब क्या, तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र, ठीक है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ठीक है। विकास के धन्यता में ये सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं अलग अलग स्तर पे, ठीक है। तुलनात्मक स्तर यानी अलग अलग फील्ड में, जैसे संसाधन को लेके हुआ, फिर हमने क्या किसको देखा, प्रतिव्यक्ति देखा, और हमने क्या देखा, साक्षरता दर देखा, जीवन प्रतिशत देखा, सब अलग अलग तौर पे ये अलग अलग तुलनात्मक स्तर पे इसका जो ज्ञान का क्षेत्र है ये विकास की धन्यता में शामिल है। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है, ठीक है, चलते रहेगा। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या है। इसलिए विकास का बहस जारी है, डेवलपमेंट पे
अभी हमारा इंडिया पूरे तरह से बताया था ना कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए 2047 यानी 2047 यानी अभी 2025 चल रहा है ना, कौन सा ईयर चल रहा है 2025 यानी और 22 साल का टारगेट रखा गया है ताकि इतने साल में हम अपने देश को, अभी जो डेवलपिंग कंट्री है हमारा इंडिया, इसको डेवलप्ड कंट्री बनाया जाएगा। ठीक है, जिसका भी लक्ष्य रखा गया, इसके लिए बहुत सारे क्या है उपाय चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी योजना है। ठीक है, अलग अलग लेवल पे काम कर रही है और विकास को लेकर हमेशा बहस जारी रहेगा, क्योंकि कोई एक चीज तर्क संगत नहीं होगा या एक चीज कह देना कि हाँ यहाँ का राष्ट्रीय आय है तो ये अच्छे से विकसित है। ठीक है, एक पहलू पे हम चर्चा नहीं करेंगे, एक पहलू किसी देश को या किसी राज्य को या व्यक्तिगत रूप से उसको पूरा डेवलप नहीं कर सकता। ठीक है, सारे पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। अभी चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, टाइम कम है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन भी दिया है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, टिक मार देना बाबू। ठीक है, किसी देश का विकास किस आधार पर, सिर्फ बोले तो अभी सिर्फ एक पहलू पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। किसी देश का विकास हो या राज्य का हो या क्या इंडिविजुअल जो भी हो, तो ये सारे विकास एक पहलू पर डिपेंड नहीं करता है, कई सारे होते हैं। जैसे हम प्रति व्यक्ति आय पढ़ाए थे ना, और जिसको औसत आय भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है औसत साक्षरता दर भी देखेंगे और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये सब शामिल होगा विकास में। ठीक है, तो किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ऑब्जेक्टिव का। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो निम्नलिखित, इसमें हमने जो पहले चार्ट दिया गया है ना एक जगह, HDI वाला मानव विकास रिपोर्ट दिया, उसके जस्ट नीचे चार्ट दिया, उसमें देखेंगे भारत से बेहतर किसकी है? श्रीलंका की है। क्यों है? क्योंकि जो श्रीलंका का वो क्या है, श्रीलंका का सब में आगे है। ठीक है, उसका सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में जो दिया है वो, जन्म के समय संभावित आयु, विद्यालयी औसत आयु, ठीक है 25 वर्ष से उसके अधिक, ये सब मिला के मानव विकास सूचकांक में इसका पता है रैंकिंग कितना है? श्रीलंका का 73 है 2020 वाला में। 2020 में कितना दिया होगा? बुक में दिया होगा, हमारे वाला में 2016 का रिपोर्ट दिया है। ठीक है, और भारत का 131 दिया है। ठीक है, कितना दिया है? 131। तो कौन सा बेहतर है, किसका बेहतर है? भारत से बेहतर श्रीलंका का है या भारत का है? पाकिस्तान नेपाल तो नीचे ही रहेगा। कभी भी रैंकिंग जो होती है, जब मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, तो जो नेपाल और पाकिस्तान की जो रैंकिंग होती है कहाँ होती है? भारत से ऊपर होती है नीचे? नीचे होती है। तो इस जो दिया गया है यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है पेज नंबर 13 में, मानव विकास रिपोर्ट देने के बाद उस आंकड़ा को देखते हुए हम श्रीलंका को कह सकते हैं कि श्रीलंका जो है मानव विकास के लिहाज से भारत से बेहतर है। ठीक है, क्योंकि उसका जो रैंकिंग दिया है इस बुक में 73 दिया और भारत का 131 दिया, तो 131 तो बहुत पीछे हो गया और 73 वाला बेहतर है किससे? भारत से। इसलिए श्रीलंका 73 नंबर पे है, इसलिए वो बेहतर है भारत से। नेपाल पाकिस्तान ऑप्शन में होगा नहीं, बांग्लादेश होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ख सही है। ठीक है, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5000 रूपए है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4000, 7000 और 3000 रूपए है, तो चौथे परिवार की आय क्या है? 6000 होगा। ठीक है, 3, 4, 5, 4, 7, 3। तो औसत आय निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू? सबको जोड़ देते हैं और 4 से भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि 4 परिवार है, तो 3 का तो दिया है ना, तो कैसे निकालेंगे? ये निकालने का मुद्दा है। कितने परिवार है टोटल? कितने परिवार हैं? 4 परिवार। इनका औसत, 4 परिवारों का औसत आयु कितना दिया है? औसत आयु यानी टोटल औसत आय है ना, प्रति व्यक्ति आय औसत है। ठीक है, कितना है? 5000। एक का दिया कितना? पहला वाला का कितना दिया है? 4000। दूसरा वाला का 7000। निकाल के दिखाते हैं। तीसरा का कितना है? 3 है। तो चौथा ये निकालना है, इक्वल टू कितना? 5000। ठीक है, अपॉन टोटल चारों परिवार का है ना, तो इक्वल में देंगे 5000 को। ठीक है, अपॉन 4। 4000, 7000, 11000, 3000। हेलो, इधर देखो, 4 7 11, 11 3 14, कितना हुआ? 14000 अपॉन 4 इक्वल टू 5000। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 1 इधर क्या हो जाएगा? 14000, इधर क्या हो जाएगा? 5 4 20, 20000। हो गया, समझ में आया? इक्वल टू के उधर में यहाँ प्लस अभी छोड़ देते हैं, एक्स लगा देते हैं। ठीक है, एक्स किसके लिए? प्लस एक्स चौथा के लिए,
चौथा का पूछ रहा है ना, पहला का दिया, दूसरा का, तीसरा का दिया है, टोटल परिवार है 4, तो चौथा तो निकालना पड़ेगा ना। और इस चारों को औसत आयु इक्वल में देता है, ठीक है। तो इक्वल टू कर दिया तो 4 3 7 4 7 11 3 14 प्लस एक्स यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इक्वल टू 5000। तो 4 में इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कुछ नहीं है तो 1 में 14,000 से मल्टीप्लाई 14,000 प्लस एक्स कर देते हैं इक्वल टू 20,000। 4 5 जा 20। 4 कहाँ से आया, क्योंकि 4 परिवार है, और 5,000 कहाँ से आया, क्योंकि चारों का औसत है। तो 4 5 जा 20। अब x इक्वल x यानी चौथा, ठीक है, x यानी चौथा। इसमें सिर्फ टिक माइनस नहीं होगा, आया कैसे वो हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है। बाय द वे इसकी जगह कुछ और दे तो औसत आय निकालने को मतलब आ जाए। तो 20,000 माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस में है ना इधर, उस पर जाएगा तो 14,000। कितना मिला बाबू, 20 में से 14 गया 6,000। आंसर है समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर घ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड का अगर कोई सीमा है तो बताए किसका करेगा। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। बहुत सारा चीज है, क्या क्या है, अरे अभी तो पढ़ा, प्रति व्यक्ति है, साक्षरता दर, स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता दर बोलने में आ गया, ये सारी चीजें किसके लिए है। लेकिन विश्व बैंक किसके लिए लेगा, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किसको लेता है, विश्व बैंक। विश्व बैंक भी तो क्या करता है, जैसे हमने देखा कि कौन कौन सा है, दो चीज है अभी। ये मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 3 चीज थी, कौन थी, पहला वाला क्वेश्चन में है ना कि प्रति व्यक्ति आय, औसत, साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य, इसको लेता है। लेकिन विश्व बैंक किसको लेता है, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करेगा, किसका करेगा, प्रति व्यक्ति आय तो 100% लेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, विकास मापने का यूएनडीपी की मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक से मापदंड से अलग है, ठीक है। तो देखो यूएनडीपी क्या क्या लेता है, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य, शिक्षा, और विश्व बैंक सिर्फ प्रति व्यक्ति आय को लेता है, ठीक है। दोनों में तुलना करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, जैसे विकास के लिए एगो क्या है, यूएनडीपी है, एक तरफ क्या है हमारा विश्व बैंक है, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों क्या करता है, कह रहे विकास मापने के लिए वो भी डेवलपमेंट मानता है, तो वो किस को लेके मानता है, यूएनडीपी क्या क्या लेता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। लेकिन जब हमारा जो विश्व बैंक है वो सिर्फ प्रति व्यक्ति आय को लेता है, किसको लेता है, प्रति व्यक्ति आय लेके किसी देश का विकास की तुलना कर देता है, ठीक है। लेकिन वही अगर यूएनडीपी को विकास का तुलना करें तो वो ये सारे पहलुओं को लेकर तब विकास का अपना धारणा देगा, ठीक है। समझ में आया क्या। क्वेश्चन नंबर 6, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, इनका प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं, विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। चलो आते हैं, क्योंकि दो देशों की आर्थिक स्थिति को जानने का सबसे अधिक सरल मापदंड है। कह रहा है कि हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, आखिर एवरेज ही क्यों, बताया था ना कि एवरेज उम्र, एवरेज इनकम, ये सारे किसी का, कोई मान लो कि लाखों कमा रहा है, कोई 1000 पे ही है, तो एक होता है ना कि जो सबके बीच में बैलेंस करता है वो तो एक एवरेज रखा जाता है। तो कह रहे हैं औसत का प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो दो देशों की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए औसत आय ही एक बेहतर मापदंड है। क्यों रखते हैं औसत को, क्योंकि दो देशों की आर्थिक स्थिति को जानने का सबसे अधिक और आसान तरीका है, ठीक है। आगे क्या है, उसी में कह रहे हैं इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं, औसत आय धनी और गरीब के बीच अंतर नहीं बताते हैं, ठीक है, नहीं ना बताते हैं। औसत आय मतलब मीडियम को लेता है, भाई आप कितना भी करोड़पति हो, आप कितना भी लोअर लेवल मतलब बीपीएल लेवल में हो, लेकिन जो औसत है वो न धनी को लेके कर रहा है न गरीब को लेके दिखा रहा है, वो एक एवरेज निकाल रहा है, ठीक है। तो कह रहा है आगे, विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। क्या कर लेंगे, इससे विकास का अच्छा माप नहीं माना जा सकता, किससे, औसत आय को सिर्फ विकास का अच्छा मापदंड नहीं माना जाता। सिर्फ प्रति व्यक्ति आय ही विकास को डिफाइन नहीं कर सकता, या विकास के लिए ये उपयुक्त मापदंड नहीं है, सिर्फ प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय को क्या बोलते हैं, औसत आय भी बोलते हैं। औसत क्यों लिया जाता है, क्योंकि औसत जो है ये सबसे सरल और आसान तरीका है क्या करने के लिए, किसी की आर्थिक स्थिति जानने के लिए, या किसी राज्य की हो या किसी देश की हो, ठीक है। इसलिए औसत को माना जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या था, इनके प्रयोग के कई करने की कोई सीमाएं हैं, कह रहे हैं कि ये इसलिए क्योंकि ये गरीब और अमीर में फर्क नहीं करता, और कह रहे हैं विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सिर्फ औसत आय ही पर्याप्त नहीं है विकास को मापने के लिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है ना। पीछे अभी हमने पढ़ा, पीछे था तालिका में जो बना वाला, इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। हाँ ठीक है। कह रहा प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है। मतलब कहने का मतलब वहाँ के प्रति व्यक्ति आय कम है, फिर भी उसका क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है। किसका? केरला का। बिकॉज साक्षरता दर में वो आगे है और जीवन प्रत्याशा वहाँ के ठीक है। लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो उनका है तो ठीक ठाक से अपना खान पान पे ध्यान देंगे, जिस वजह से उनका क्या होगा, जीवन प्रत्याशा ढंग से रहेगा और साक्षरता दर में आगे है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो क्या है, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का जो मानव विकास है हरियाणा से ऊंचा है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं। सिर्फ प्रति व्यक्ति आय से कैसे कर देंगे? अगर वैसा होता तो केरला को हरियाणा से ऊपर नहीं रख सकते थे। ठीक है, और इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? हाँ सहमत है कि सिर्फ प्रति व्यक्ति आय हम हरियाणा और केरला का कंपेयर नहीं कर सकते। केरल प्रति व्यक्ति आय में ऊपर ना होके बाकी चीजों में आगे है। ठीक है, इसलिए सिर्फ ये पैमाना क्या है, कह रहे हैं कि राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। सिर्फ प्रति व्यक्ति आय से हम हरियाणा और केरला को तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बाबू। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? भारत के लोग यानी ज्यादातर ग्रामीण इलाका। भारत जो है हमारा देश है, कृषि प्रधान देश है, तो ज्यादातर लोग अब तो लोग शहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यानी क्या कह रहे हैं, उसको माइग्रेट करना है कि जैसे गांव में अच्छे से रोजगार अवेलेबल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अच्छा एजुकेशन नहीं है, या हायर एजुकेशन के लिए ज्यादातर लोग अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे पाए, जिस वजह से वो क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर पा रहे हैं किसके तरफ, शहरों की तरफ। लेकिन भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के, यहाँ ऊर्जा की बात करें, किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो गांव में किस चीज का प्रयोग करते हैं बाबू? जलावन के लिए लकड़ी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होगा। क्या होगा गांव में? लकड़ी जो होगा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कहाँ पे? भारत के गांव में। बिहार की बात नहीं करें, भारत के गांव में। याद कीजिए, अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती है बताओ? मतलब 50 साल बाद। ठीक है, तो कह रहे हैं, अच्छा कह रहे भारत के लोगों द्वारा, तो भारत के लोग में गांव वाला इलाका देख लिया जाए, शहर भी देख लिया जाए, तो गांव में ऊर्जा के लिए लकड़ी क्या होगा, मुख्य स्रोत होगा, और शहर में एलपीजी हो गया, जिसे हम लोग गैस जो सिलेंडर यूज करते हैं। यहाँ पे लकड़ी कहाँ से आएगा, यहाँ चूल्हा कहाँ से बनाएंगे। ठीक है, तो शहर में ऊर्जा के लिए मेन स्रोत क्या है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और गाँव में लकड़ी। ठीक है, और समझ में आ गया? गाँव में, शहर में क्या क्या चाहिए, हो गया। और दूसरा उसी में क्वेश्चन दिए, ज्ञात कीजिए अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती है? क्या हो सकती है? सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा से पूरे देश की जरूरत को आसानी से पूरा किया जा सकता है। आने वाले 50 वर्ष की बात कह रहा है। ठीक है, क्या संभावनाएं हो सकती है? तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को पूरे देश की जरूरत को आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? गांव में क्या कर लेंगे, गोबर गैस। अच्छा समाधान हो जाएगा। और सौर और पवन ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है? लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? धारणीयता का विकास। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, जो धारणीयता का विषय है वो डेवलपमेंट के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है? धारणीयता का जो टॉपिक है वो क्यों महत्वपूर्ण टॉपिक है डेवलपमेंट के लिए? तो चलते हैं आगे। धारणीयता मतलब क्या होता है? एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया जो भविष्य की नस्ल की उत्पादकों, ठीक है, उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना ही वर्तमान नस्ल की आवश्यकताओं की संतुष्टि को बनाए रखे, उसे क्या बोलते हैं? धारणीयता का मतलब क्या होता है? धारणीयता का मतलब एक ऐसा प्रक्रिया, एक लगातार, एक ऐसा कंटिन्यूटी, ठीक, एक ऐसा लगातार प्रोसेस जो भविष्य की नस्ल की उत्पादकता में हानि पहुंचाए, यानी भविष्य में, फ्यूचर में जो उत्पाद हम लोग प्रोडक्ट हासिल करेंगे उसको बिना हानि पहुंचाए क्या करना, वर्तमान की जो जरूरत है, आवश्यकता है, उसको संतुष्ट बनाए रखना। ठीक है, यही होएगा हमारा धारणीयता। ठीक है, यही था ना कि क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, धारणीयता का विषय जो है विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो धारणीयता का विकास है ना, तो फ्यूचर का क्या बिना नुकसान पहुंचाए हुए, यानी आने वाला जनरेशन को बिना नुकसान पहुंचाए हुए वर्तमान के नस्ल को
की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, तो ये नहीं विकास की एक धारणा हुआ। ठीक है, कैसे विकास होगा? बिना, अब मान लो कि आज पूरा जैसे हम लोग हैं तो पूरा पेड़ पौधे काट ले, अपने घर बना ले, एकदम ये कर ले, लेकिन आने वाला जो जनरेशन होगा वो तो बहुत ज्यादा इससे सफर करेगा ना, ग्रसित होगा ना, उसको ज्यादा शुद्ध वातावरण नहीं मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होएगी ना, पूरा बहुत ज्यादा। कितना देख रहे हो दिल्ली में इतना गर्मी पड़ रहा है, इतना गर्मी पड़ रहा है, कोलकाता में भी लगभग गर्मी में उतना गर्मी नहीं पड़ता था, लेकिन इस बार जो बहुत ज्यादा पड़ रहा है, बिकॉज क्या है, CO2 की मात्रा क्या होएगी, बढ़ती जा रही है। बढ़ती पॉपुलेशन जो है, बढ़ती आबादी, यानी हम लोग की जो जनसंख्या है जब धरती पे बढ़ते जाएगी और पेड़ पौधे सारे नष्ट, कटाई उसका किया जाएगा, वन कटाई किया जाएगा, तो क्या होएगा, O2 की मात्रा यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, CO2 की मात्रा बढ़ेगी, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान की समस्या होगी और गर्मियों के मौसम में हद से ज्यादा गर्मी पड़े। अच्छा, पहले क्या होता था, गांव में बिना फैन का कैसे लोग रह लेता था, जब गांव में बिजली नहीं था। हाँ, अब होता है थोड़ा देर के लिए फैन बंद होता है तो बेचैनी होने लग रहा है। लेकिन सोचो आज से कई साल, 20 साल 30 साल पहले जाओ, मतलब हमारे पापा की एज के भाई अपने, तो हम उस टाइम वो लोग कैसे रहता था, गाँव में ना लाइट का ये आया था, उतना डेवलप नहीं हुआ था, ना ही क्या था, बिजली थी, तो फिर उस टाइम में कौन सा AC फ्रिज कूलर का यूज होता था, नहीं होता था, फिर भी लोगों का लाइट चलता था कि अच्छा से चलता था, क्या मर जाते थे गर्मी से? नहीं। लेकिन अभी सारे चीज है, AC कूलर सब कुछ होते हुए भी गर्मी काफी ज्यादा है, चरम सीमा पे है। इसके पीछे क्या है, हमारा ही तो क्रियाकलाप उसमें इन्वॉल्व है। मानव अपने सुख के लिए क्या करता है, वनों की कटाई करते जाता है और क्या होता है, पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उसको क्या है, अपनी जरूरत पूरा करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम लोग अपने पर्यावरण को डिस्टर्ब कर रहे हैं और हम क्या हो रहा है, उससे हम खुद ही ग्रसित हो रहे हैं। ठीक है, तो धारणीयता का मतलब समझ में आया कि भविष्य की यानी आने वाले फ्यूचर जनरेशन को बिना नुकसान पहुंचाए प्रेजेंट वाला जनरेशन को की आवश्यकता को पूर्ति करना ही धारणीयता हो गया। ठीक है, आगे क्या है, धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो हमने सिर्फ धारणीयता समझा है। धारणीयता का मतलब क्या है, क्योंकि इसके बिना विकास अधूरा है। धारणीयता के बिना क्या है, धारणीयता का विषय जो है विकास के लिए महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसके बिना क्या है, इसके बिना विकास अधूरा है, डेवलपमेंट ही बाद इनकम्प्लीट होगा। किसके बिना, धारणीयता के बिना। हम बिना धारणा लिए कि हाँ भाई हम अपना आज विकास कर रहे हैं, जी रहे हैं, अच्छे लाइफ अच्छा जी रहे, आने वाला फ्यूचर को भी सोच के लेके चलना होता है। ठीक है, तभी जाके विकास संभव, यह तभी संभव हो सकता है जब हम संसाधन का दोहन करने की बजाय उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको मिसयूज किए बिना हम सही तरीके से सही जगह पे मिनिमम यानी जरूरत के अनुसार यूज करें, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, विकास की धारणीयता को बरकरार रख सकते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, आने वाले जनरेशन को भी ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आगे क्वेश्चन कितना नंबर है बाबू, समझ में आ गया क्या, लिख लोगे ना टॉपिक अपने से। क्वेश्चन नंबर 10, धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन, धरती माता जो है इस पे हम लोग गंदगी फैला रहे हैं, मतलब जो भी अत्याचार कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो ये सब धरती माता जो है यानी धरती जो है हमारी सारे जो भी धरतीवासी हैं उस सब की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। लेकिन हमारे पास क्या है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है सर। ठीक है, एक भी व्यक्ति केवल लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है, आखिर इस स्टेटमेंट से डेवलपमेंट का क्या कनेक्शन है। ठीक है, देखते हैं यह कथन, पहले तो देखेंगे यह कथन महात्मा गांधी का है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट, कि धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा बोला गया है, महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया है। इसका अर्थ यह है, कह रहा है ना कि डेवलपमेंट में इसका क्या प्रासंगिक, कैसे प्रासंगिक है। यह अर्थ है कि धरती के पास पर्याप्त मात्रा में क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, तभी तो हम लोग, अच्छा पानी हम लोग खुद ही करते हैं क्या, पानी हम लोग बनाते हैं क्या, कहाँ से मिल रहा है, प्रकृति दे रही है। ठीक है, आगे क्या है, लेकिन उनका लाभ केवल एक अकेला व्यक्ति नहीं उठा सकता, बल्कि सभी मिलकर लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारा नेचर के थ्रू या अर्थ के थ्रू जो भी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज है उसके सारे, एक सिर्फ एक व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा रहा है, बल्कि इस पे निवास करने वाले हर एक व्यक्ति इसका लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो अपने आस पास
देखे हो, ठीक है। पर्यावरण में गिरावट। अच्छा, पर्यावरण में गिरावट हम क्यों देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? इन्वायरमेंट जो है ना हमारा पर्यावरण, उसमें हमने जो छेड़छाड़ देखा है, डिस्टर्बेंस देखा है, इसमें गिरावट जो आई है, क्यों आई है? सबसे पहला बात क्या है वो, वनों की कटाई। क्या है, हम वन साफ कर देंगे तो क्या पर्यावरण में गिरावट नहीं आएगी? अच्छा, ऑक्सीजन का मात्रा उतना ही रहेगा जितना CO2 हम ये कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। जब मानव की संख्या बढ़ेगी तो CO2 मात्रा बढ़ेगी, वन का क्या होगा, खात्मा होगा, वन कटाई होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कमी होगी, जिस वजह से हमारा पर्यावरण क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, उसका असंतुलित हो जाएगा, ठीक है। संतुलन बनाए रखने के लिए क्या होगा, CO2 और O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा को बैलेंस रखना पड़ेगा ताकि हमारे पर्यावरण में गिरावट ना आए, ठीक है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, पर्यावरण में गिरावट के क्या कारण देखने को मिले? पहला है वनों की कटाई, दूसरा है मिट्टी का कटाव। होता है ना कि कहीं कहीं से लोग क्या करते हैं, JCB से मिट्टी कड़वा के एकदम कटाई करवा के ले जाके कहीं भरते हैं, अपना घर नया बनवाते हैं। बंद कर देना बाबू, थोड़ा थोड़ा देर बंद कर, ठीक है। बाकी रहने दो, बाकी सब रहने दो, इधर सुनो, बाकी सब रहने दो। लेकिन उनका ये हो गया ना बाबू कि हाँ, मिट्टी का कटाव, वनों की कटाई, भूजल का गिरता स्तर और ओजोन परत का क्षरण और जल प्रदूषण, ये सारे किसके कारण है? पर्यावरण में गिरावट के। कौन कौन से कारण है? पहला कारण क्या है, वनों की कटाई, दूसरा है मिट्टी का कटाव, ठीक है, तीसरा है भूजल का गिरता, भूजल यानी यही ग्राउंड वाटर, इसका जो लेवल गिर रहा है, अगर ज्यादा मात्रा में नीचे रहेगा तभी तो हम जरूरत पड़ेगा, तो नीचे से जैसे चापाकल या कुआं करवाते हैं तो पानी आता है ना, तो उसका जब लेवल ही गिर जाएगा ग्राउंड वाटर का, तो ये भी किस पे, पर्यावरण में गिरावट को दिखाएगा। चौथा रीजन है ओजोन परत का क्षरण। ओजोन यानी पता है ना, जो सन रे आता है, जिसका सूर्य से क्या आता है हमारा, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, पराबैंगनी किरण। तो जो ओजोन लेयर है यानी ओजोन परत है, वो क्या करता है, हमको उससे सुरक्षा प्रदान करता है। किससे? सूरज की जो पराबैंगनी किरणें जो डायरेक्ट हमारे यहाँ ना पहुंच पाए, अगर पहुंचता तो क्या होता, स्किन डिजीज होता, ठीक है, चर्म कैंसर होता, हम लोग का चमड़ा में कैंसर हो जाता, माल मवेशी सब बीमार पड़ते, मर जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ओजोन लेयर है वो हमको प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रा वायलेट रेज से हमको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अगर उसमें क्षरण हुआ तो समझो कि पर्यावरण में क्या होएगा, गिरावट होगा और सनरेज डायरेक्ट अर्थ पे पड़ेगा और तापमान इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन या कोई भी माल जाल सबको क्या, वो बहुत नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। ये पर्यावरण में गिरावट देखने को मिलेगी। और उसके बाद है जल प्रदूषण, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जितना ज्यादा शहरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, बहुत बड़े इंडस्ट्री बना ली, उसमें जो भी पूरे कचरे ले जाके हम लोग नदी में गिरा देते हैं, तो इसकी वजह से जल प्रदूषित हो रहा है ना। तो जल प्रदूषित होगा तो क्या होगा, उसमें जो जल में रहने वाले जीवित प्राणी है, ठीक है, मछली है या कोई भी है जलीय जीव है, उससे वो क्या है, उसके चपेट में आएंगे, मर भी जाएंगे, घर से बेघर हो जाएंगे, क्योंकि जल में रहने वाले के लिए तो घर वही है ना। तो ये भी क्या करेगा, पर्यावरण में गिरावट के कारण है। कौन कौन कारण है? वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, ओजोन परत का क्षरण, जल प्रदूषण और भूजल का गिरता स्तर, ठीक है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल गिर रहा है, वो ये सारे रीजन है किसके, पर्यावरण में गिरावट के। ये सारे हमने एग्जाम्पल दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए तालिका दिया हुआ है, ठीक है। तालिका 1.6 में दी गई प्रत्येक मद के लिए ज्ञात कीजिए कि कौन सा देश सबसे ऊपर है, कौन सा सबसे नीचे। क्वेश्चन का दिया है, ठीक है, दिया है। कह रहे कौन सा है, 12 नंबर में क्या है बाबू? वही कौन सा है, तो केरल क्या है, केरल का, कर्नाटक का, मध्य प्रदेश का दिया है ना, अलग अलग तालिका 1.6 में देखना है। और कौन सा देश सबसे ऊपर है, कौन सबसे नीचे है, तो देख के हम बता सकते हैं ना। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण दिया है, तो जिसका वो वाला बताया है ना, केरल और मध्य प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 13 उसके नीचे देख लेते हैं, ठीक है। नीचे दी गई तालिका में भारत में वयस्कों 15 से 49 वर्ष आयु वाले जिनकी BMI सामान्य से कम है का अनुपात दिखाया गया, दिया गया ना। 13 नंबर में दिया गया, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया ना BMI 2015-16, उसमें क्या दिया, 19-20 दिया है क्या? देश के विभिन्न राज्यों के एक सर्वेक्षण पर आधारित है, तालिका का अध्ययन करके निम्नलिखित 19-20 दिया होगा, इसमें 15-16 वाला उसका मतलब थोड़ा पहले वाला एडिशन वाला बुक होगा। तालिका का अध्ययन करके निम्नलिखित, अच्छा BMI निकालना तो तुम्हें पता हो गया, तो 18.5 के करीब होगा तो क्या माना जाएगा, अच्छा वहाँ का माना जाएगा कि नहीं। केरल वाला कितना दिया है तुम्हारे बुक में, केरल का कितना दिया है पुरुष का? हाँ
क्वेश्चन नंबर 13 के जस्ट पास देखो ना, 13 के पास जाना है। हाँ वहाँ पे जो दिया है वाइट, हाँ क्या दिया केरल 8.5 और महिला का 10 दिया है। हाँ तो दोनों को जोड़ने पे 18.5 आया ना, तो ये क्या माना जाएगा, केरल का बढ़िया माना जाएगा, खराब माना जाएगा BMI? अच्छा माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क देखो, 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया है ना, तो 13 नंबर 1 पॉइंट तालिका 1.6 पीछे है ना, वहां के लिए देखने के लिए बोल रहा था। तालिका 1.6 12 नंबर क्वेश्चन पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक, तालिका 1.6 में जाना एक बार बाबू। अब कह रहा था तालिका 1.6 में दी गई प्रत्येक मत के लिए ज्ञात कीजिए कि कौन सा देश सबसे ऊपर है और कौन सा सबसे नीचे। तो तालिका 1.6 में क्या दिया गया, मानव विकास सूचकांक का रिपोर्ट दिया है। ठीक है, तो सबसे ऊपर जिसका विकास सूचकांक किसका, उसमें नंबर 1 पे कौन है, श्रीलंका बनी है। सबसे नीचे कौन है, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये आंसर मिल गया। तालिका 1.6 में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मिल गया, श्रीलंका सबसे ऊपर है और बांग्लादेश सबसे नीचे है। 12 का आंसर हो गया कंप्लीट। 11 हमने पर्यावरण की गिरावट के कुछ उदाहरण दे दिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। ठीक, लास्ट ही है ना। नीचे दी गई तालिका में हमने देख लिया BMI। अच्छा, कह रहे हैं कि क्वेश्चन 13 का क देखो, केरल और मध्य प्रदेश के लोगों में पोषण स्तरों की तुलना कीजिए। किसका पोषण स्तर बढ़िया है, केरल का या मध्य प्रदेश का? जिसका BMI ढंग अच्छा है, 18.5 के करीब में, उसका पोषण स्तर अच्छा है। तो केरल का पुरुष और महिला वाला जोड़ दो, 18.5 के करीब में आएगा, यानी केरल का अधिक है किससे, मध्य प्रदेश की तुलना में। क्लियर हुआ। 13 का क का आंसर मिल गया, किसका बढ़िया है, केरल का। 13 का ख का आंसर देखते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में लगभग हर 5 में से एक व्यक्ति अल्पपोषित मतलब BMI इसका कम है, कितना, 18.5 से कम है, पता है ना। तो उसको न्यून भार कहेंगे, यानी उसको क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा और उसको वजन क्यों है। यद्यपि यह तर्क दिया जाता है कि देश में पर्याप्त खाद्य है, अपने शब्दों में विवरण दीजिए। कह रहे हैं कि आप अंदाजा हर 5 में से एक व्यक्ति, यानी 5 को कोई व्यक्ति है तो एक में क्या सब उतना ही उसका BMI सबका सेम होगा, 5 में से एक जरूर होगा जिसका क्या है, अल्प पोषित, यानी क्या है, कम पोषित है, उतना स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है, वजन उसका कम है। तो कह रहे क्यों है, यद्यपि तर्क दिया जाता है। अगर मान लो कि हम तर्क देते हैं कि देश में तो खाद्य यानी खाने की सामान जो चावल दाल उसकी तो कमी नहीं है, वो तो पर्याप्त है। फिर भी मान लो कि तुम्हारे घर में ऐसा थोड़ी है कि मम्मी 5 गो तुम भाई बहन हो, तो सबको मतलब किसी को कम खाना मिलता है, किसी को खाद का तो कमी नहीं है, खाना तो सबके लिए बनता होगा। लेकिन क्या सभी इक्वल हो, कोई तो अल्प पोषित होगा ना, दुबले पतले। देखो अपने भाई को अपने शब्दों में विवरण दीजिए। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इतने गरीब हैं कि वे पौष्टिक भोजन नहीं खरीद सकते। ठीक है, ठीक है, क्या कहना कि 5 में से एक व्यक्ति क्या होगा, पोषित होगा। क्यों होगा, क्योंकि सभी लोग उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि वो सारी चीजें क्या कर पौष्टिक भोजन खरीद पाए। ठीक है, कुछ लोग चावल सब्जी से ही काम चला लेता है, कुछ लोग क्या बोलते हैं अच्छे से पूरा बैलेंस डाइट लेता है। तो जरूर एक ना एक को उसमें 5 में हर एक व्यक्ति होगा जो 5वां में एक व्यक्ति होगा जो अल्प पोषित होगा। क्यों होगा, इसके पीछे क्या कारण है कि उतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि वो अपना पौष्टिक भोजन खरीद पाए। कुछ ऐसे इतने बड़ी संख्या में अनाज होने खाद होने के बावजूद भी कुछ ऐसे गरीब बंदे होंगे यानी व्यक्ति होगा। ठीक है, समझ में आया। गरीब लोग को जो सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री नहीं मिल पाती है, देश के लिए कई हिस्सों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है। गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिसमें से वो पौष्टिक भोजन नहीं खरीद पाएंगे। किसी तरह वो चावल सब्जी या कोई रूखा सूखा खा के काम चला लेंगे, जिस वजह से क्या कहा जा सकता है कि हर 5 में एक व्यक्ति अल्प पोषित है। ठीक है, हो गया, क्लियर हुआ क्या लोग। हमने लिखाया तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक। चैप्टर 1 है अर्थशास्त्र, इंग्लिश में इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नाम है विकास, क्लास 10 का इकोनॉमिक्स है। आज फाइनली कंप्लीट हुआ क्वेश्चन आंसर और सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हुआ, एक्सप्लेनेशन हुआ, सॉल्यूशन हुआ। क्लियर हुआ, कोई डाउट। NAR का फुल फॉर्म पता है ना। इसके बाद वाला चैप्टर में हम लोग को क्या देखना है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र किसमें आएगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कृषि किसमें आएगा, द्वितीय श्रेणी में क्या आएगा, तृतीय श्रेणी में क्या आएगा, सेवा क्षेत्र किसमें आएगा, ये सारे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में। इसके पहले हमने चैप्टर 1 को अच्छे से कवर किया, तालिका के साथ, उदाहरण के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ, और बॉक्स में जो भी चीज दी है सबको देखते हुए हमने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, कोई पॉइंट नहीं छोड़ा। सब हो गया समझ में।